जय हिंद दोस्तों। मैं संजू सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको छत्तीसगढ़ में होने वाले महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको एक एक करके दिखाऊंगा, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। जुड़े रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो क्वेश्चन था उसमें कहता है यदि 9 अनुपात 4 अनुपात 9 हो और समानुपात 12 अनुपात x है, तब x का मान क्या होगा। 4/9 समानुपात का अर्थ होता है बराबर 12/x। हमको x का मान पूछा है, x ऊपर ले जाएंगे, ये 12 यही का यही रहेगा, ये 4 इसके नीचे और नियमानुसार 9 पर चले जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 27, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा 1 था। थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास ऑपरेटर नहीं है, बीच बीच में हमको इंटरप्शन देखना पड़ सकता है। तो फर्स्ट वाले का आंसर था ऑप्शन नंबर डी 27। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उस ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये दो प्रकार के ब्याज मैथ्स के सामने आते हैं। साधारण ब्याज में केवल आपको मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो प्रश्नानुसार मान लेते हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी होती है, तो 4 वर्षों पे दुगनी हो गई, अगले 4 वर्षों में दोगुनी की हो जाएगी 4 गुनी, और अगले 4 वर्षों में ये हो जाएंगे आपका वर्ष और ये हो जाएगी आपकी राशि, और अगले 4 वर्षों में 4 की हो जाएगी 8 गुनी। क्वेश्चन कहता है कि 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो 4 4 8 और 4 12, 12 वर्षों में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी। तो आपका आंसर नंबर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 89 था, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन, किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष ना हो। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बात कर रहा है साधारण ब्याज में। मैं आपको कोई यूनिक फॉर्मूला बताने नहीं जा रहा हूँ, बेसिक जिससे हम सॉल्व करते थे। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटा 100। इसी से हमारा सवाल हल होगा। ध्यान दीजिए, कहता है कि किस मूलधन पर, तो मूलधन की हमको जानकारी नहीं है, उसे भी मान लिए। साधारण ब्याज की दर से, दर कितना लिया है 6 सही 1/4, इसका मतलब होता है 4 छक्के 24, 24 और 1 25, अर्थात 25/4। ये दर हमारी निकल आई, आर का मान लिखेंगे 25/4 इंटू टी। मतलब वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह वार्षिक लीप वर्ष ना हो, तो समय लेता है 1 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, बटे आ जाएगा हमारे पास 100। यहाँ से अपने को मूलधन का वैल्यू निकालना है, तो सर ब्याज कितना होगा। कहता है 1 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का, और 1 वर्ष में डेली उसको 365 रुपए मिल रहे हैं, डेली 1 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो टोटल हमारा जो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 365 रुपए। अगर यहाँ से वो कह दिया होता कि वो लीप वर्ष होता, यहाँ पे हम 365 की जगह 366 लिखते। काट दी जो करता है 25 से कम 25, 25 चौके 100 नहीं है। ठीक, यहाँ से अपने टी का वैल्यू निकालनी है 365, ये 4 चौक 16, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर इंटू करेगा,
इज इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास 3। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको अंतिम अक्षरों से आंसर निकालना सिखाता हूँ। 4 पंचे 6 पंचे 30 की 0 हासिल आए 3, 6 छके 36, 36 से 39 की 9 हासिल आए 3, 6 3 18, 18 3 21 इंटू यहाँ से हो जाएगा ये 5, ये 6 और ये 3, यहाँ से 0, 9 5 14 की 4 हासिल आए 1, 6 7 और ये 8 और ये हो जाएगा 5, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 5840, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको हल कर दिया गया, बाकी इतना जोड़ घटा गुणा भाग तो हमको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। तो औसत होता क्या है बेटा, तो औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर होता है हमारे पास औसत। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। यदि हम पदों की संख्या को औसत से गुणा कराते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास औसत गुणा पदों की संख्या, और बराबर में क्या मिलेगा हमको, तो बराबर मिलेगा पदों का योग। आपके औसत के सवालों में मैक्सिमम इस फॉर्मूले का उपयोग होता है। आगे देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हमको 5 प्राकृतिक संख्याएं बोला है तो संख्या कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो क्यों ना हम शुरू कर दें, मान लें 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 ही है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तब 3 2 5 5 5 10 4 14 और 1 15, तब 15 बटे 5 काटेंगे तो आया हमारे पास 3। देखिए बेटा, बेसिकली अगर औसत निकालना हो तो शुरू कर दो और अंत कर दो, जो बीच में आता है हमारा औसत होता है। लेकिन ये बेसिक क्लास नहीं करा रहा हूँ, इसीलिए आपको इस वे में बता रहा हूँ ताकि सारा सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारा औसत निकल आता है 5 अंकों का 3। अब बोलता है 3 अंक और बढ़ा दिए जाए, 1 2 3 4 5, अभी 5 अंक हो गए, 3 अंक और बढ़ाएंगे तो ये 6 ये 7 और ये 8। यहाँ से निकालिएगा औसत, देखिए 5 ये 5 5 10 4 14 और 1 15, ये देखिए 15 और ये 8 हो जाएगा हमारे पास 15 और ये 14 हो जाएगा 29, 29 और 7 हो जाएगा हमारे पास 36। बटे कुछ नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों का योग बटे पदों की संख्या आएगा बटे 36 बटे 8। इसको काटिएगा 4 से, 4 दूनी 8 4 नियम 36, डिवाइड करेंगे आएगा हमारे पास 4.5। देखिए क्वेश्चन कहता क्या था कि 5 संख्याओं का जो औसत m है वो 8 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं के औसत m से कितना ज्यादा है। आप ध्यान दीजिए 4.5 आता है 8 संख्याओं का औसत और 3 आता है 5 संख्याओं का औसत, कितना ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये? चलिए देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम बनाते हैं, ये क्वेश्चन उससे भी आसान है। महिला पर्यवेक्षक का पेपर मैथ्स के वे में काफी इजी रहा। 12 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्याओं का औसत 15 है, अर्थात जो पदों का योग है, पदों का जो योग है वो जाएगा 12 का इंटू 15 से कराइएगा तो 180। आगे क्वेश्चन में कहता है यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए
तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब एक संख्या और हम शामिल कर रहे हैं, पहले 12 संख्याएं थी, अब एक बढ़ गई अर्थात संख्याएं हो गई 13, और जो 13वीं संख्या है अपने साथ लेकर कितना आती है तो 41, अर्थात तो नई संख्या प्राप्त होगी वो होगी 1, 12 की 2 हाथ से भाई 1, 221। तो हमको नया औसत पूछा जा रहा है, तो अब नए पदों का योग आया है 221 और पदों की संख्या हो गई 13, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यहाँ से जाएगा 9, 13 सत्ते 91, आंसर आ रहा है 17। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नई संख्या होगी उसको मिलाकर जो संख्याओं का नया औसत बनेगा वो बनेगा हमारे पास 17। ये होगा आपके 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल को बड़े ही बेसिक ढंग से बनाया जा सकता है, निहायती इजी पेपर आया है इस बार। महिला पर्यवेक्षक का पिछले बार के मुकाबले काफी इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की दर से एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये एकमात्र फॉर्मूला है, इससे साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बोलता है साधारण ब्याज की किस दर से, तो पूछ रहा है हमको दर, कोई धनराशि 16 वर्षों में, टाइम बराबर हमको दे दिया है 16 वर्ष, 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाएगी बेटा तो याद रखना, मान लेते हैं कि मूलधन कितना है 100, 16 वर्षों में दुगनी हो जाएगी अर्थात अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 200। तो हमारे पास ब्याज क्या होगा बेटा, तो ब्याज जो होता है वो मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात ब्याज कितना मिला हमको 100, बड़ी आसानी से निकाल लिए हम लोग। देखिए साधारण ब्याज इज इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कोई धनराशि जो 100 रुपए थी वो 16 वर्षों में दुगनी हो गई, तो 16 वर्षों में दुगनी होकर कितनी हो गई 200 हो गई, अर्थात 100 रुपए जमा किया और 200 वहां से प्राप्त किया, तो ब्याज कितना मिलेगा बेटा 100 रुपए, क्योंकि मूलधन पर जो बढ़ता है वही तो ब्याज होता है। लाकर इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, एसआई का मान कितना निकाले 100 रुपए, प्रिंसिपल कितना माने थे 100 रुपया, रेट की जानकारी हमको नहीं है, टाइम पता है टाइम पता है 16 वर्ष, अब बटे कितना जाएगा हमारे पास, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 100 अपॉन भेजेंगे 16 बराबर हो जाएगा 8, 4 से काटिए 4 चौक 16, 4 से काटूंगा 25 बार में, 4 से काटिएगा तो आंसर आएगा 6.25%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ये इसका होगा आंसर। बड़े ही आसान तरीके से आपको केवल इतना सॉल्व करना है, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया जाता है कि वैल्यूज को रखना कैसे है। क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे चल के इसी चैनल पे मैं आपको बेसिक से हर एक जो चैप्टर है व्यापम्स के, एसएससी के और रेलवे के, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स, बेसिक्स और एडवांस क्वेश्चन सारे इस चैनल में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखिएगा मिटा देते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। कई बार ऐसा होता है कि चीजों की महंगाई बढ़ जाती है और मम्मी हमको पैसे उतना ही देकर मार्केट भेजती है जितना वो पहले देकर भेजती है, तो अब क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, पैसे उतने ही है, काम उसको चलाना है, तो अगर वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो हम चला कर भी क्या करते हैं उसकी खपत में कमी कर लेते हैं, और यहाँ पे वही फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, यदि तेल की कीमत या किसी वस्तु की कीमत बढ़ गया तो बताइए कि उस तेल में या उस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे क्या हो जाएगा खर्च पूर्ववत रहे। जब आपको वृद्धि देकर कमी पूछे, याद रखिएगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में एकमात्र वैल्यू दिया हुआ है आपको 90%, फॉर्मूला होता है ऊपर परसेंटेज, अगर कमी कर रहा है तो नीचे 100 प्लस परसेंटेज और प्रतिशत निकालना है बेटा, इसमें निकालते हैं हम लोग 100, ये बेसिक होता है कमी का फॉर्मूला। अगर वृद्धि पूछा होता है
यदि तेल का मूल्य 90% कम हो गया होगा बोलता, तो कितने प्रतिशत की उपयोगिता बढ़ा देते। यहाँ पे क्या था, माइनस आता। फिलहाल वहां मत जाइए, यहीं पर रहिए। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया, तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत से कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हो गया ये 90%, 90 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन को हटाकर ओनली फॉर वैल्यूज। यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 90 इज इक्वल टू 190, और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इससे इंटू होकर हो गया 900। इसको डिवाइड दीजिएगा 19 से। 1900 डिवाइड देंगे तो 19 एकम 19 और 19 चौके आ जाएगा, 19 चौके आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 19 चौके होता है 76। काटिएगा 76 यहाँ से, क्या बचेगा जी, यहाँ से बचेगा 14, हो गया 140। अब 19 से काटिएगा तो 7 बार में जाएगा, 19 सत्ते हो जाएगा हमारे पास, 9 सत्ते 63, 133। तो 140 में से 133 का शेष कितना बचा बेटा, 7, जो कि अभी भाग जाना बाकी है 19 से। तो इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, और जो कि है आपके ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। ये बेसिक सा फॉर्मूला लगाकर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है प्रतिशत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ इसमें, ताकि आपको सॉल्व करना आसानी हो। 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर में 1.5 रेशियो 2 की पावर में 0.5। देखिए 1.5 को लिखा जा सकता है, 1.5 लिखा जा सकता है 2 की पावर में 3/2, और इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर में 1/2। इसे और लिखा जा सकता है 2 की पावर में 1:1/2, और इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर में 1/2। बेसिक सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इसको बेटा इस प्रकार से सकते हैं, 2 की पावर में 1 और इंटू 2 की पावर में 1/2 रेशियो होगा, इसे लिखेंगे 2 की पावर में 1/2। बेटा 2 तो वैसे रहेगा, इसका मतलब होता है √2, और इसकी वैल्यू भी होती है √2। देखिए अनुपात में √2 से √2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 2:1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। चाहता तो इसको यहीं पर सॉल्व कर सकता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स को एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तरीका सही है। 2 लाइन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लीजिए, क्यों कि व्यापम में टाइम हमको भरपूर मिलता है। एसएससी में होता कि 2 यूनिट पे क्वेश्चन को बनाकर खत्म कर देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ए की आय का 15% बराबर है बी के आय के, ए की आय का 5% बराबर है बी के आय के 15%। याद रहे जब प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं, बटे 100 लगाते हैं, क्योंकि दोनों बराबर में है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ए बटे बी बराबर, देखिए यहाँ पे 3 बचेगा, ये बटे आ गया 1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 3:1। आगे चलते हैं। तथा बी की आय 10%, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर। ध्यान दीजिएगा, बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है, बटे में 100 लगाइएगा, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। ये बी रहेगा, सी को इसके नीचे लाइएगा, यहाँ बचा है 2, इसके नीचे जाएगा 1। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बी अनुपात सी बराबर हो गया 2:1। ये हमको अनुपात मिल गया। अनुपात से सवाल छूटे साथ खत्म हो जाता है। देखिएगा, अब हम करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, सभी को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो दिया हुआ है ए का अनुपात दिया हुआ है 3, बी का अनुपात दिया है 1, बाद में बी का अनुपात दिया है 2 और सी का अनुपात दिया है 1। हम देखते हैं कि जो बी है दोनों में कॉमन है, तो हमारा मेन काम होता है कि जो वैल्यू कॉमन है उसको इक्वल करना। इक्वल करने के लिए इसमें 2 का गुणा करा देंगे और इसमें 1 का गुणा करा देंगे, ऊपर का नीचे गुणा, नीचे का ऊपर का।
देखिए 2 एकम 2, एक 2 एकम 2 तिया 6 और 1 एकम 1, ये जो हमारा नया अनुपात मिल रहा है। अब ये ए बी और सी का अनुपात है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि सी की आय 2000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, सी का अनुपात कितना है 1, और अनुपात में 1 का मतलब 2000 है। यदि इसका मतलब 2000 रुपए है, इसका मतलब 2000 रुपए है, तो अनुपात में 2 होने का मतलब 2 दूनी 4000, बी की राशि कितनी है जी 4000। अनुपात में 6 का मतलब है कि 2 छक्के 12, अनुपात 1 की राशि में 12000। सभी को जोड़िएगा, 12 4 16, 16 और 2 18, अर्थात तीनों की राशि जो कुल है कितने रुपए है बेटा, वो 18 रुपए है। इस प्रकार से इसका सवाल का आंसर निकाला जा सकता है। आप लोगों को समझाना है, इसलिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है, अदरवाइज ये चुटकियों में सवाल सॉल्व होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लग रहा हो सब क्वेश्चन जल्दी स्किप करा रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपने नंबर मैच कर सकते हैं कि कितना आप लोगों ने सही किया है। ध्यान दीजिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% हानि पर बेचता है और बी उसे उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपए में खरीदता है। बेटा सी वस्तु को खरीद रहा है, इसका मतलब 480 क्रय मूल्य नहीं होगा, क्योंकि सी आखिरी आदमी है जिसने वस्तु खरीदा, अर्थात बी वह आदमी है जिसने वस्तु को बेचा, तो ये आपका अंतिम बार का विक्रय मूल्य है। ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। इसके लिए देखिए बेसिक से कॉन्सेप्ट होता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट माइनस लॉस का परसेंट बटे 100। इस फॉर्मूले को समझाता हूँ। विक्रय मूल्य को यहाँ रखिएगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य पूछा है कि एक वस्तु को ए कितने में खरीदता है, क्रय मूल्य निकालता है। पहली बार वस्तु को यदि प्रॉफिट में बेचा गया तो 100 के साथ प्लस करके यहाँ लिखेंगे, यदि लॉस में बेचा गया तो 100 के साथ माइनस करके यहाँ लिखेंगे। देखते हैं, पहली बार जो वस्तु है बी, ए एक वस्तु खरीदता था, बी को 20% हानि पर बेचता है, तो हानि मतलब बेटा माइनस करेंगे, 100 में से 20 गया मतलब 80 बटा 100 इंटू दोबारा बी उसे सी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, प्रॉफिट पर बेचेगा इसलिए 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 अपॉन 100। अब क्या करना, आप लोग सीपी की वैल्यू काटनी है, सारी वैल्यू इधर भेज देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 भी कैंसिल, ये हो जाएगा 480, इधर ऊपर आएगा बेटा 100, ये 12 और 8 आ जाएंगे नीचे, 12 एकम 12, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 40, आप 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 100 का इंटू 5 से आंसर हो जाएगा हमारे पास 500। तो सीपी बराबर हो गया हमारे पास 500, अर्थात ए के द्वारा वस्तु खरीदी कितने में गई थी, ए के द्वारा वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई थी। तो 96 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए 500। चलिए अब देखते हैं 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी है, जिसके बारे में मैं आपको इसको एक इनके ऑप्शन से सॉल्व करना सिखाता हूँ। बेसिक से भी सॉल्व किया जा सकता है परंतु ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। कहता है कि 8, 21, 13 और 31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो बेसिक बेटा हम लोग ऐसे ही करते थे कि 8 प्लस x को जोड़ते हैं, फिर अनुपात 21 प्लस x को जोड़ेंगे, समानुपात 13 प्लस x को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद अनुपात 31 प्लस x को जोड़ेंगे, इन सबको बटे में करिएगा, ये 8 प्लस एक्स अपॉन 21 प्लस एक्स, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स बटे 31 प्लस एक्स। ये बेटा बेसिकली हो जाता है आपका द्विघात समीकरण। इतना ज्यादा लेंथी करने की आवश्यकता नहीं है यदि हम ऑप्शन का यूज करना जानते हैं। इतना तो हमको पता है कि इन चारों में से कोई एक हमारा ऑप्शन है जिसको जोड़ने से यह संख्या क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाती है। ध्यान दीजिएगा 8 बटे 21
और लिखिएगा बराबर 13/31। पहले ऑप्शन 3 को जोड़ते हैं, तो 3 को जोड़िएगा, 3 को जोड़िए, 3 को जोड़िए, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारे पास 24 बराबर, इसमें 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, इसमें 3 जोड़ेंगे बराबर हो जाएगा 34। देखिए इसको काटिएगा 8 होगा, इसको काटिएगा 17 आएगा। क्या दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, इसको तो बेसिकली स्प्लिट करते हैं। दोबारा फिर लेंगे उसको 8/21 और बराबर 13/31। ऑप्शन नंबर 5 को ट्राई कीजिएगा। 8 5 5 8 5 13 और 21 5 26 बराबर, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। देखिए बेटा 13 और 5 हो जाएगा 18, 31 5 हो जाएगा 36। देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1/2 बराबर 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2। देखिएगा बेटा दोनों का दोनों अनुपात क्या हो चुका है? समान हो चुका है। अर्थात 5 वह संख्या है जिसको जोड़ने पर हमारा जो दिया गया अनुपात है वो समानुपाती हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। समझना ये बात? तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिक से जाकर अपने बनाने से समय लगेगा, यदि ऑप्शन चूज करते हैं तो काफी आसानी से इसे बनाया जा सकता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट, मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। क्वेश्चन कहता है एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा? एक सप्ताह में, एक अगर एक सप्ताह को आप घंटे में बदले तो उसका दशमलव में मान कितना होगा? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। कहानी कुछ ऐसा है कि दिन को घंटे में चेंज करते थे तो 1 बटा क्या करते थे हम लोग? 24 करते थे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते थे। यहाँ पे सप्ताह को चेंज करना घंटे में, तो बात ध्यान सुनिएगा। एक सप्ताह को एक लिखेंगे ऊपर, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7, और हर दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24। यही बेटा इसका सॉल्यूशन है। सॉल्व करेंगे 7 चौक 28 की 8 हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 14 और जो 16 बटे आएगा ऊपर में 1। ध्यान दीजिएगा, अब 1 को डिवाइड लगाना है किससे? हमको 168 से। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी वैल्यू छोटी है। फिर क्या करेंगे जी? तो फिर एक और जीरो लगा दीजिए, एक और जीरो यहाँ से बढ़ जाएगा। अब पहली बार बेटा ये मामला 5 से डिवाइड हो पाएगा। देखिए इसको सपोज 70 मान लीजिए, 7 पंचे 35, और इसको मान लीजिए 100, तो लगभग हो जाएगा ये 500। तो 500 हो जाएगा 800, 850 के आसपास। अब अगर बेटा इसमें एक बार और 6 बार करेंगे ना तो मामला 1000 से पार हो जाएगा। सॉल्व कहाँ होगा बेटा? मामला 5 से। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो लगभग लगभग आएगा आपका 840, 800 आएगा 40। सॉल्व करिएगा वहां से आएगा 160। देखिए बेटा यहाँ पे अपने को आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, या एग्जामिनर को भी रोकता है कि हमको 5वां ऑप्शन देखिए बेवकूफी बना सकता है और इन 4 में से हमारा एक आंसर है। आपको क्लियर कट देख लेना है कि दशमलव के बाद अपने को 2 संख्या चाहिए, 2 जीरो चाहिए, और 2 जीरो के बाद चाहिए 5। यहाँ पे 1 जीरो के बाद 5 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 1 जीरो के बाद 6 ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 2 जीरो के बाद 6 है, ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे बेटा ये 2 जीरो के बाद 5 है, यही हमारा ऑप्शन है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सॉल्व करने का मेथड देखा जाता है, ना कि आपसे कैलकुलेशन करवाए जाते हैं। ये जानबूझकर ऐसी वैल्यू पिक की जाती है, जो समझदार बंदा होगा वो अपना क्लू लेगा, क्लू से आंसर मारेगा और आगे बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगर किसी को डाउट है तो इस वैल्यू को रख के, इस वैल्यू को रख के कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 99 नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 99 कुछ इस प्रकार से है। कहता है जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरी बात सुनिएगा। मान लेते हैं कि 100 ये हो गया वस्तु का मूल्य, और ये हो जाता है आपके पास वस्तु,
हम ये मान लेते हैं कि 100 वस्तुएं बिकती थी और उनका जो उनको पैसा कमाई होता था वो 100 रुपया होता था। कहने का मतलब एक वस्तु 1 रुपए में बिकती थी तो हम 100 रुपए में 100 वस्तु बेच पाते थे। अब कहता है कि जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी हो जाए, याद रखना बेटा ये मूल्य और ये वस्तुओं की संख्या है। जब भी आपको प्रतिशत दे तो हमेशा सबसे बेस्ट होता है कि स्टार्ट में 100 से स्टार्ट करना, ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाए। बोलता है वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, तो 100 में 25% की कमी करेंगे, बचेगा हमारे पास 75। और वस्तुओं में जो बिक्री थी बेटा वो पहले के मुकाबले क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ती कितनी है तो 20%, तो 100 का 20% अर्थात 120। तो पहले वह 100 रुपए का माल बेचता था और 100 वस्तु बेच पाता था, लेकिन अब क्या करता है वस्तु का रेट को कम कर दिया 25%, लेकिन अब माल कितना बेच पाता है, 120 माल बेच पाता है। पहले बेटा देखो 100 रुपए में 100 वस्तु बेचता था, अब क्या करेगा 75 रुपए में उतनी वस्तु बेच पा रहा है, 25% रेट को कम कर दिया गया। तो पता चला अपने वो डिवाइड किए तो 0.75 रुपीज में वो 120 वस्तु अब बेच पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 120 वस्तु बेचने पर उसे कुल कितने रुपए की प्राप्ति हो रही है। दशमलव है, दशमलव हटाएंगे बेटा, दशमलव के बाद दो संख्या दो दिन नीचे आएगा। 75 एकम 75 और 75 चौके सॉरी तो 25 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 4 एकम 4 4 दिया 12, ये हो गया 30 और 30 दिया हो गया 90। ध्यान दीजिएगा पहले आदमी जब 100 रुपए के 100 वस्तु बेचता था उसके पास 100 रुपए आते थे, लेकिन जब अब क्या करता है रेट को 25% कम करके 120 वस्तु बेच रहा है, लेकिन 120 वस्तु बेचने के बाद भी उसके पास कुल कितने रुपए आ रहे हैं, 90 रुपए आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहले 100 बेचता था, 100 रुपए का धंधा कर पाता था, व्यापार कर पाता था, अब केवल 90 रुपए का ही व्यापार कर पाता है। तो उसे कितना प्रतिशत घाटा हुआ बेटा, तो 10% क्या हो जाएगी, उसकी आमदनी घट जाएगी, उसकी आय घट जाएगी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी बनाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा करके लिख दिया है, मैं इसको सीधा कर देता हूं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि यदि P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 4 हो तो अंडर रूट 5P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब तो हो क्या गया है, इतने इजी क्वेश्चंस क्यों ले रहा है। ये हो गया 5। देखिए p का मान कितना है जी, 1 था, 1 का करिए का स्क्वायर फर्क नहीं पड़ता, q का मान है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस r का मान दिया हुआ है 16, 16 का r का मान दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर। देखिए सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौक 16, 16 4 20 5 25। अंडर रूट 25 को लिखा जा सकता है 5। अब सर ऑप्शन में तो 5 अवेलेबल नहीं है, 5 भी दिया हुआ है, बेटा 5 के साथ यदि मैं 1 का गुणा करा दूं तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, 5 एकम 5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, यहाँ पे 1 की जगह में यदि 5 भी लिख दूं तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आंसर होगा आपका 5। ये रहे दोस्तों आपके महिला पर्यवेक्षक के टोटल 15 क्वेश्चन के लाइन से सटीक से सारे सॉल्यूशन के साथ आंसर। अगर आपको इसी प्रकार के मैथ्स पढ़ने हैं तो आगे हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा यदि पसंद आए तो। धन्यवाद दोस्तों।